पता नहीं नरगिस नाम क्यों रखा गया था उसका। सांवली सूरत, कटीले नक्श और बड़ी अधखुली आंखों के कारण ही नरगिस नाम रखा गया होगा। नरगिस समझ नहीं पाती है कि उसका नाम उस नरगिस से प्रभावित होकर रखा गया था जो मदर इंडिया की हीरोइन थी, या बगीचे में उस खूबसूरत फूल के कारण जिसकी तुलना स्त्रियों की आंख से की जाती है। नरगिसी आंखें, जिन आंखों के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं रखा होता है। गरीबी और गरीबी से मारा परिवार। लिखने पढ़ने में तेज थी नरगिस। उर्दू अरबी के साथ साथ उसने 5वीं तक की स्कूली पढ़ाई भी बहुत रुचि से की, लेकिन 6वीं क्लास में नाम नहीं लिख पाया तो फिर आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखी, खानादारी सीखी और तड़ाक से रिश्ता आ गया। उसका शौहर रईस भी तो उसे ए नरगिस से मस्ताना कहा करता था, और अब वही नरगिस कैसे उसके जीवन में नागिन बन गई। कान्हा अग्रवाल सेठ कैसे गुर्रा रहा था। इसीलिए मुनीम जी, मैं इन मुसल्लों को काम पर नहीं रखता, आए दिन बवाल करते हैं। सोचा था कि गरीब है, मजबूर है, इज्जत से जी खा लेगी, लेकिन इनके समाज पे थू है। बड़े उजड़ू होते हैं ये। नरगिस का बदन शर्म से गड़ा जा रहा था और रूह जैसे जिस्म से आज़ाद होना चाह रही थी। रईस बैसाखी लगाए अग्रवाल सेठ से पैसे मांग रहा था। इसका अब तक का तनख्वाह दे दे सेठ, अब ये तेरी दुकान में काम नहीं करेगी। नरगिस जानती है कि रईस बिन पैसे लिए जाएगा नहीं और सेठ को पैसे देने ही होंगे। नौकरी छूटेगी सो अलग, खुदा जाने कैसे चलेगी जिंदगी। अग्रवाल सेठ का कपड़े का बड़ा शोरूम है, अलग अलग कंपार्टमेंट है। इसमें नरगिस रेडीमेड सलवार सूट वाला सेक्शन देखती है। लड़कियों और औरतों को बड़ी कामयाबी से टैकल करती थी नरगिस। किस तरह किस स्त्री को उम्र के मुताबिक कैसी डिजाइन आकर्षक लगेगी वह जान जाती थी। ग्राहकों की पसंद, प्रकृति और फिर अपनी सलाह के अनुसार भी कुछ डिजाइन उनके सामने पटक देती थी। स्थिति ये होती थी कि ना लेने वाला कस्टमर भी उसकी बातों में आ जाता, ढेर सारे कपड़े खरीद कर ले जाता। अगली बार जब कस्टमर आता तो काउंटर में नरगिस को खोजता। कान्हा अग्रवाल सेठ इसलिए नरगिस को मानता था कि उसके भर्ती होने के बाद सलवार सूट की बिक्री बढ़ी थी और नई डिजाइन लाने में नरगिस की सलाह भी वह लिया करता। सेठ के 3 बेटे बारी बारी काउंटर संभालते और नरगिस की कार्यकुशलता और व्यवहारिकता के कारण उसकी इज्जत करते थे। 4 लड़कियां और 6 आदमियों का स्टाफ है दुकान में। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का कार्यकाल। दोपहर में लंच टाइम, जिसमें सभी घर से बना टिफिन खाते और ये मनाया करते थे कि इस समय ग्राहक न आए। फिर भी इक्का दुक्का ग्राहक आ जाने पर काउंटर संभालना पड़ता। नरगिस के अलावा एक लड़की रांची की है और 2 छत्तीसगढ़िया। उनमें आपस में खूब बनती। लेडीज विंग संभालती हैं लड़कियां, जिनका हेड है प्रमोद। प्रमोद पढ़ा लिखा लड़का है और कंप्यूटर भी चला लेता है। प्रमोद लेडीज विंग की बिलिंग भी करता है। नरगिस के आ जाने से सलवार सूट की सेल बढ़ी है। नरगिस की कार्यकुशलता और ग्राहक की रुचि के अनुसार डीलिंग से कान्हा अग्रवाल को बहुत लाभ हुआ है। नरगिस अपने काम में सदैव चैतन्य रहती। ग्राहक के हाव भाव भापते धड़ाधड़ माल पटकती जाती। इस तरह के ग्राहक अपनी रुचि और दिखलाए गए माल के बीच से अपनी पसंद से मिलता जुलता प्रोडक्ट पा ही जाता। एक ग्राहक निपटाकर नरगिस फटाफट बिखरे कपड़े पुनः तय करके यथास्थान सजा देती। कोई काम बाद के लिए नहीं टालती। ऐसे कामगारों को कोई कभी काम से निकालता है। नरगिस के शौहर की बदतमीजियों से सारा स्टाफ खफा दिखलाई दे रहा था। मियाँ बीवी का मामला है, कोई क्या कर सकता है। कान्हा सेठ अपने बड़े बेटे से कहता है, देख लो इसका हिसाब किताब और फाइनल कर दो अभी के अभी। नरगिस नजरें जमीन पर गड़ाए खड़ी रही चुपचाप। नरगिस का शौहर था रईस, सिर्फ नाम का रईस था। कर्म और धर्म से एकदम कंजड़ और दारूबाज। शादी से पहले यह बात सभी जानते थे, फिर भी उसका निकाह रईस के साथ हुआ। कोई विकल्प ही नहीं था इसके अलावा। एक लड़की तो निपटी किसी तरह, कोई तो आया रिश्ता लेकर, वरना लड़कियां कुंवारी बैठी रह जाएं टीना टप्पर वाले घर में। समय भी कितना खराब है। वैसे भी गरीब की लड़की समय से पहले जवान हो जाती है
और समय से पहले बूढ़ी। अपने आप को सल्लू भाईजान समझता था रईस। जाने कितने लौंडे लफाड़ियों के से उसकी दोस्ती थी। अक्सर अपनी बिरयानी की दुकान से पैसे चोरी कर वह बिना बताए फरार हो जाता। उसके पास एक खटारा मोटरसाइकिल थी। कहते हैं कि रईस उस बाइक पर स्टंट भी किया करता। शादी के पहले साल रईस अपनी बीवी नरगिस पर दिलो जान से निछावर था। नरगिस के साथ संगत और सुरूर में था। भावुक प्यार व्यवहार जैसे किसी शय के कारण उसने दारू न पीने की कसम भी खा ली थी। ऐसा नशा था नरगिस का रईस पर कि बाइक पर दोनों दूर दूर घुमा करते। लोक लाज की परवाह किए बिना रईस नरगिस के साथ अपनी बाइक पर ही लुत्रा शरीफ दरगाह की जियारत कर डाली। बिलासपुर के बस स्टैंड के पास एक लॉज में दोनों रुके रहे कई दिन और कानन पेंडारी का चिड़ियाघर और खूटा घाट भी घूम आए थे। लौटते समय अचानक मार के अभयारण्य में उनके प्यार ने कई चढ़ाइयाँ फतह की थी। नरगिस की जिंदगी के वे दिन बड़े हसीन थे। उसके बाद घर गृहस्थी के चक्कर में नरगिस फंस गई। रईस का दिल भी इस प्यार रोमांच से भर गया और रईस पुनः सल्लू भाईजान बन गया। उसने चोरी छिपे दारू पीनी शुरू की और टोका टाकी के बाद धड़ल्ले से पीने लगा। जिसको बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, किसी के बाप का गुलाम नहीं रईस। भाड़ में गई तौबा कसम। वाकई क्या कर सकती थी नरगिस। नरगिस को पढ़ने का बड़ा चाव था। घर में अखबार से लिपटा कोई सामान आता तो वह उसे संभाल कर रखती और फुर्सत होने पर अखबार की कतरन पढ़ा करती। एक बार उसने अखबार के पन्ने पर एक हेडिंग पढ़ी थी जिसकी दूसरी लाइन अखबार में नहीं थी और उस लाइन के होने ना होने से नरगिस की जिंदगी में कोई बदलाव भी नहीं आने वाला था। वह हेडिंग इस तरह थी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। शायद स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कोई आलेख का शीर्षक था वह। नरगिस को अपनी जिंदगी बेनूर लगती थी भी उसकी जिंदगी एकदम बेनूर। वह अक्सर गुनगुनाती, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या कटी पतंग है। कटी पतंग का हश्र क्या होता है, या तो गिरते गिरते किसी पेड़ की शाखा पर लटक जाती है या बिजली के तार में फंस जाती है, और अगर इसके बाद भी गिरी तो पतंग के पीछे भागते बच्चों के हाथ आकर चिंदी चिंदी हो जाती है। नरगिस को अपनी जिंदगी उस पतंग की तरह लगती है और उसे अपनी इस नीयत पर यकीन नहीं होता है। वह नहीं चाहती कि उसका हश्र उस कटी पतंग की तरह हो, लेकिन उसके चाहने ना चाहने से क्या होगा। शादी के बाद 2 बेटियां जनी उसने। इस बात पर ससुराल के लोग खफा रहते, रईस पर इसका कोई असर नहीं होता। उसने रईस से कहा कि 2 बेटियां हो गई हैं, अब और बच्चे नहीं होने चाहिए। रईस उसकी बात हंसी में उड़ा देता। तंग आकर नरगिस ने एक बड़ा कदम उठाया। वह अपने मैके गई और चुपचाप ऑपरेशन करवा लिया। ससुराल वालों को भनक न लगने दी। ये पहला कदम था बगावती, जिसमें वह सफल हुई थी, लेकिन इतना आसान नहीं था उसका जीवन। रईस की लापरवाहियां और उद्दंडता बढ़ती जा रही थी। एक दिन दारू पीकर मोटरसाइकिल चलाने में उसका एक्सीडेंट हुआ। कंपाउंडर फ्रैक्चर था और शरीर से बहुत सारा खून बह गया था। डॉक्टरों ने मेहनत की और हड्डियों को जोड़कर प्लास्टर चढ़ा दिया। हॉस्पिटल से घर आया। रईस तो चिड़चिड़ा हो गया था इतना कि बिस्तर पर पड़े पड़े दारू की डिमांड करता। उसके दोस्त यार आते और उसे चोरी छिपे दारू पिला जाते। दवा के पैसे हो न हो, दारू जरूरी हो गया। दारू के नशे में एक दिन वह इतना ताव में आया कि बिस्तर से उतरने लगा और गिर पड़ा। दर्द बहुत बढ़ा तो पुनः हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर का जख्म सूख नहीं रहा, सड़ जाएगा पैर, इसीलिए अब टखने के नीचे से पैर ही काटना होगा। आनन फानन में एक पैर टखने के नीचे काटना पड़ गया। इस इलाज के दौरान में नरगिस ने बिरयानी की दुकान रईस के एक दोस्त को बेच दी। बड़े मौके की दुकान थी वह, जितनी बिरयानी बनती पूरी बिक जाती थी। ग्राहकों को रईस की बिरयानी पसंद थी। इस तरह परिवार में आमदनी का आखिरी आसरा खत्म हो गया। नरगिस पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी,
लेकिन उसकी समझ जरूर ऐसी थी कि वह खाटी मुसलमान औरत जैसी दिखलाई नहीं देती थी। वह सुंदर नहीं थी, लेकिन आकर्षक थी। वह अविवाहित नहीं थी, लेकिन पति शराबी था। नरसिंह बांझ न थी, क्योंकि उसके 2 बेटियां थीं। तो नरगिस के साथ कुछ कुछ ठीक था, तो बहुत कुछ खराब भी था। जैसे को तैसे खानदान वाले मिलते हैं। जैसा नरगिस का खानदान था बहुरंगी, उसी तरह रईस का खानदान था। नरगिस का बाप टीन टप्पर का काम करते करते पराई औरत के चक्कर में भरा पूरा घर परिवार छोड़कर भाग गया। ऐसा गया कि फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। नरगिस की मां ने इस बाबत कोई कानूनी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि नरगिस के बाप ने अपने 4 बच्चों पर कोई हक नहीं जताया था। वह स्वच्छंद था, जहां उसका दिल लगा चला गया और फिर दोबारा उनके जीवन में लौट कर नहीं आया। बात इतनी रहती तो कोई बात नहीं थी। हुआ ये कि नरगिस के बाप के जाने के कुछ साल बाद नरगिस की माँ ने एक गैर आदमी से नाता जोड़ लिया, और ये नाता गैर शरई यानी रीति रिवाजों से हटकर था। बिना किसी तरह के वैवाहिक वैधानिकता के वह आदमी माँ से मिलने आता और साधिकार रहता और फिर गायब भी हो जाता। नरगिस के भाई जो अब बड़े हो रहे थे, माँ की इस हरकत के लिए कुछ न कहते, क्योंकि उस आदमी के आते रहने से और कोई दूसरा टपोरी उनके घर की तरफ गलत निगाह नहीं रखता था। नरगिस भी अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता की टीन संदूक को जिंदा रखे हुए थे। पुराने संदूक रिपेयर होने आते और नई संदूकों का ऑर्डर भी मिल जाता था। नरगिस संदूकों की रंगीन पेंटिंग करने लगी। बिलासपुर में उसने पेटियों पर फूल पत्तियां बनाने वाले कारीगर के काम को गौर से देखा था। गोल बाजार में पिता का दोस्त हुआ करता था वह कारीगर, जिसके पास पिता रुककर गांजा पिए थे। वे लोग लुथरा शरीफ चादर चढ़ाने गए थे। तब पिता माँ के अलावा एक औरत को अपने साथ घुमाने लाए थे। बाद में पता चला कि उस औरत ने पिता पर जादू टोना किया था। माँ बताती थी कि उन्होंने देखा था कि पिता के सिर से बालों को एक गुच्छा कैंची से काट ले गई थी वो औरत। छत्तीसगढ़ में औरतों पुरुषों पर इसी तरह टोना करके अपने बस में कर लेती हैं। नरगिस के पिता इसीलिए लोक लाज त्याग कर भरा पूरा परिवार उस औरत के चक्कर में छोड़ छाड़ कर भाग गए थे। पिता की अनुपस्थिति में माँ से मिलने एक आदमी घर पर आने लगा। वह रात बिरात घर में रुकने भी लगा। उस आदमी के आने के बाद माँ के चेहरे पर चमक बढ़ गई थी। वह आदमी सभी बच्चों की तरह आंख उठाकर देखता भी न था। लगता कि उसे सिर्फ माँ से मतलब था। वह आता और चुपचाप माँ के कमरे में घुस जाता। माँ भी उसकी खिदमत में जुट जाती। कभी वह मटन लेकर आता, कभी अंडे, तो कभी मछलियाँ। बच्चों को मटन, अंडे, मछलियाँ प्रिय थे, सो वह आदमी भी प्रिय लगने लगा था। वरना अपने बाप की मौजूदगी में कहाँ इस तरह अंडे, मुर्गी या मछलियाँ खाने को मिलती थी। नरगिस जवान क्या हुई कि वह आदमी जो घर में बाप की हैसियत से अक्सर आता था, उसने नरगिस की शादी के लिए चर्चा शुरू की। अंधे रिश्ते को क्या चाहिए, सो उस आदमी के बताए रिश्ते पर घर में गौर होने लगा। नगर के बाहर जिधर शराब की दुकानें हैं, उधर बस स्टैंड के पीछे रईस की बिरयानी की एक छोटी सी दुकान थी। रईस के महरूम पिता ने एक हिंदू कैप्टन को रखा हुआ था। ये कैप्टन भी रईस के पिता की मौत के बाद ज्यादा दिन जी नहीं। कैप्टन ने अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए उन लोगों का निकाह भी नहीं हुआ था। वे आपसी रजामंदी के साथ रहते थे। रईस के परिवार को इसलिए सामाजिक मान्यता नहीं थी। वे मुसलमानों के धार्मिक आयोजनों में आमंत्रित नहीं किए जाते थे। स्थानीय मुस्लिम समाज से बहिष्कृत था रईस का परिवार। ऐसी ही सामाजिक बायकट का शिकार था नरगिस का परिवार। एक अंधा एक कोढ़ी, तो इस तरह मिली दोनों परिवारों की जोड़ी। दोनों परिवारों में जबरदस्त साम्य था। दोनों परिवार सामाजिक रूप से बहिष्कृत थे और इसी आधार पर नरगिस और रईस का निकाह हुआ। नरगिस के पड़ोस में किराए की खोली में बिमला रहती थी। रांची की रहने वाली बिमला आदिवासी थी। उसका आदमी सिनेमा हॉल में नौकरी करता था और बिमला काना अग्रवाल सेठ के शोरूम में सेल्स गर्ल थी। दोनों की मिलीजुली कमाई से घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी।
बिमला ने एक दिन नरगिस की हालत देख उसे सलाह दी कि एक बार सेठ जी की दुकान में नौकरी मांगने की कोशिश करे। 12-14 घंटे का काम तो है, लेकिन तनख्वाह मिलती रहेगी तो परिवार की गाड़ी चलती रहेगी। जब रईस ठीक हो जाएगा तब जो होगा सो देखा जाएगा। रईस अब बैसाखी के सहारे चलने फिरने लगा था। दोनों लड़कियां समझदार हो रही थी। नरगिस ने एक दिन रईस से नौकरी के बारे में बात की और रईस किचिर किचिर करने लगा। रईस नौकरी करने वाली औरतों को हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन हालात के आगे उसे झुकना पड़ा। बिमला ने कोशिश की और नरगिस को काम मिल गया। उसके पास अच्छे कपड़े ना थे। कान्हा सेठ ने अपने शोरूम से पुराने स्टॉक के कपड़े दे दिए। कान्हा है तो क्या हुआ, दिल का बहुत अच्छा है अग्रवाल सेठ। शाम 4 बजे के बाद जैसे उसके शोरूम में ग्राहक टूट पड़ते हैं। ये आवाजाही रात 8 बजे तक जारी रहती है। धड़ाधड़ कपड़े बिकते हैं। सेठ और उसके लड़के बहुत व्यवहारिक हैं। शोरूम में ही कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं। कॉफ़ी बनाने की मशीन भी है। ग्राहकों की अच्छी खातिरदारी करते हैं वे, जिसका असर उनकी सेल पर पड़ता है। कभी कभी रात ज़्यादा हो जाती है, तब नरगिस को अकेले घर लौटना पड़ता है। बिमला को लेने उसका आदमी आ जाता है। ऐसे ही एक दिन प्रमोद ने नरगिस को अपनी बाइक से घर छोड़ दिया। रईस ने नरगिस को प्रमोद के साथ क्या देखा कि उसी दिन से वह आग बबूला रहने लगा। वह अब काम से लौटी थकी हारी नरगिस को गाली देता, बात बेबात नरगिस की बच्चियों को पीटने लगता। नरगिस किसी तरह खून का घूंट पीकर दिन काट रही थी कि चलो भला है, बुरा है, जैसा भी है, रईस नाम का व्यक्ति उसका शौहर तो है। बिना पति की स्त्री की समाज में कितनी दुर्दशा होती है। नरगिस की इस कातरता का लाभ लंगड़ा रईस खूब उठाता था। शोरूम में रईस की नंगई की प्रकाष्ठा थी। उस दिन कान्हा सेठ का बड़ा बेटा प्रमोद को साथ लेकर एक कॉपी के पन्ने पलट रहा था और कलम से कुछ नोट करता जाता था। नरगिस नजरें झुकाए खड़ी थी। शराब के नशे में रईस बैसाखी लगाए बड़बड़ा रहा था। नरगिस को अचानक जाने क्या हुआ, उसने रईस के हाथों से बैसाखी छीन ली और तड़ातड़ उस बैसाखी से उस पर प्रहार करने लगी। रईस इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था और वह गिर पड़ा। आसपास मजमा जुटने लगा। नरगिस ने कान्हा सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब से ये आदमी मेरा शौहर नहीं है सेठ जी। ये आए तो मेरी मेहनत से फूटी कौड़ी भी ना दें। आज मैं इसे तलाक देती हूँ। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं और मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ इसका साथ छोड़ रही हूँ। 1 मिनट में स्थिति बदल गई। लंगड़ा रईस अपनी बैसाखी वापस पा गया था। शराब का नशा मार खाकर कम हुआ था। वह कान्हा सेठ के सामने गिड़गिड़ाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। नरगिस फिर उठ खड़ी हुई और उसने बैसाखी पकड़ाकर रईस को दुकान से बाहर कर दिया। नरगिस चीख रही थी, खबरदार, जो अब कभी मुझ पर अपना हक जताया। रईस खिसियाना खड़ा नरगिस के स्वाभिमानी स्वरूप को अपलक निहार रहा था और उसका चेहरा स्याह हुआ जा रहा था। नरगिस ने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझ दुखियारी पर आप कृपा करें सेठ जी, मेरा हिसाब किताब ना करें। मैं काम पर आऊँगी और पूरे लगन से नमक का हक अदा करूँगी। इस दरविये की ऐसी तैसी बहुत सहेलियाँ इसे जमीन पर सेठ जी आप साथ दें और ऊपर से भगवान, तो मैं अपनी बेटियों को भी अपने संग जिला लूँगी। लंगड़ा रईस फिर दुकान के अंदर चला आया। उसे देख नरगिस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। तुम हमेशा मुझे तलाक के चाबुक से मारने की धमकी देते थे। आज तक मर्द औरत को तलाक देता आया है और आज इतने लोगों के सामने मैं नरगिस पूरे होशो हवास से तुम्हें तलाक देती हूँ। तलाक तलाक तलाक। मैं नहीं जानती कि यह कुरान के हिसाब से सही है या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम सही है। मैं तुमसे किसी तरह की मदद नहीं मांगूंगी। तुम्हारे घर से राई पत्ती रत्ती सामान ना ले जाऊंगी, सिवाय अपनी दोनों बेटियों के। पता नहीं इन 3 तलाकों की गूंज से आसमान थर्राया या नहीं, जमीन कांपी या नहीं, लेकिन नरगिस ने अपने हिसाब से रईस जैसे मर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था।